4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात तारीख़ और शहरियत, सबक नंबर 7, मौर्य अहद का भारत। इस सबक को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। इस वीडियो में आपको मौर्य अहद के बारे में मालूमात दी जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस सबक के सवाल जवाब की लिंक आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 7, मौर्य अहद का भारत। इसमें हम 2 हिस्से देखेंगे। 7.1 यूनानी शहंशाह सिकंदर का हमला और 7.2 मौर्य ममलिकत। क्या आप जानते हैं 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में ईरान में साइरस नामी बादशाह ने एक बड़ी सल्तनत कायम की थी। ये सल्तनत शुमाल मगरबी भारत से रोम तक और अफ्रीका में मिस्र तक फैली हुई थी। तकरीबन 518 क़ब्ल मसीह में दारियुश दारा नामी ईरानी शहंशाह ने भारत के शुमाल मगरबी इलाके और पंजाब तक का कुछ हिस्सा फतह कर लिया था। दारा ने उस इलाके के कुछ सिपाही अपनी फौज में शामिल कर लिए थे। यूनानी मौरखीन की तहरीरों से उनकी मालूमात हासिल होती है। शहंशाह दारा के अहद में भारत और ईरान के दरमियान सियासी ताल्लुकात कायम हुए। उस बिना पर तिजारत और फ़नून लतीफ़ा के लेन देन में इजाफा हुआ। शहंशाह दारा ने अपनी सल्तनत में हर तरफ दारिक नामी एक ही किस्म के सिक्के जारी किए, जिनकी वजह से तिजारत में आसानी पैदा हो गई। शहंशाह दारा के अहद में राजधानी के शहर प्रिसिपोलिस की तामीर की गई। ये मकाम ईरान में है। तस्वीर में आप देख सकते हैं दारिक, जिसमें शहंशाह दारा ने अपनी तस्वीर का ये सिक्का बनाया है। क़दीम ज़माने में ये रिवाज हुआ करता था कि जो भी शहंशाह या बादशाह होता था वो अपने सिक्के जारी करता था। 7.1 यूनानी शहंशाह सिकंदर का हमला। यूनानी शहंशाह अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर ने सन 326 क़ब्ल मसीह में भारत के शुमाल मगरबी इलाके पर हमला किया। दरियाए सिंध उबूर करके वो तक्षशिला पहुंचा। तस्वीर में शहंशाह सिकंदर आप देख सकते हैं। उस रास्ते पर बाज़ मकामी राजाओं ने उससे सख्त मुकाबला किया। उसके बावजूद सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन उस मुहिम के दौरान सिकंदर के सिपाहियों को तरह तरह की परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो अपने वतन लौटने के लिए बेचैन हो गए थे। उन्होंने सिकंदर के खिलाफ बगावत कर दी। सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। भारत में फतेह किए हुए इलाकों के इंतज़ाम के लिए उसने यूनानी अफसरान का तकर्रुर किया और उन्हें सत्रप का लक़ब दिया। उसके बाद वो अपने वतन लौटने लगा। रास्ते में बाबुल के मकाम पर 323 क़ब्ल मसीह में उसका इंतकाल हो गया। ये मकाम मौजूदा इराक़ में है। तारीख़ की किताब में आप अहम नुकात को अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बाबुल के मकाम पर 323 क़ब्ल मसीह में सिकंदर का इंतकाल हुआ। ये एक अहम पॉइंट है। सिकंदर की आमद की वजह से भारत और मगरबी ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ी। सिकंदर के साथ मौरखीन थे। मौरखीन तारीख़ लिखने वालों को कहा जाता है। उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए मगरबी ममालिक से भारत को मुतारिफ़ कराया। यूनानी मुजस्समा साजी का भारत के तर्ज फ़न पर असर पड़ा। उससे खंधार, जिसे गांधार भी कहा जाता है, नामी तर्ज फ़न वजूद में आया। यूनानी बादशाहों के सिक्के ख़ास तर्ज के हुआ करते थे। सिक्कों की एक जानिब बादशाह की और दूसरी जानिब किसी यूनानी देवता की तस्वीर होती थी। सिक्के पर उस बादशाह का नाम होता। सिकंदर के सिक्के भी इसी किस्म के थे। बाद के ज़माने में राजाओं ने भी इसी तर्ज के सिक्के ढलवाने का आगाज़ किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं सिकंदर के चांदी के सिक्के के दोनों रुख बताए गए हैं। जैसे कि ये रिवाज था, एक जानिब राजा अपनी तस्वीर रख लगाता था और दूसरी जानिब जो है उनका कोई भी देवी देवता यानी उसकी तस्वीर वहाँ पर लगाई जाती थी।
اب ہم دیکھیں گے سبق کا دوسرا حصہ 7.2 موریہ مملکت. چندرگپت موریہ. چندرگپت موریہ نے موریہ مملکت کی بنیاد ڈالی. مگدھ کے نند راجا دھنانند کی ظالم حکومت سے لوگ بیزار تھے. 325 قبل مسیح میں چندرگپت موریہ نے اسے شکست دی اور مگدھ پر اپنا اقتدار قائم کیا. اس نے اونتی اور سوراشٹر کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا آغاز کیا. سکندر نے جن افسران کا تقرر کیا تھا ان میں سکندر کی موت کے بعد اختتار کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں. سیلیوکس نکیٹر سکندر کا سپہ سالار تھا. سکندر کی موت کے بعد وہ بابل کا حکمراں بن بیٹھا. اس نے شمال مغربی بھارت اور پنجاب پر حملہ کیا. چندرگپت موریہ نے اس کے حملے کا کامیابی کے ساتھ جواب دیا. سیلیوکس نکیٹر کو شکست دینے کی وجہ سے افغانستان کے علاقے کابل، قندھار، ہرات اس کی مملکت میں شامل ہو گئے. کیا آپ جانتے ہیں سنسکرت کے ڈرامہ نگار وشاکھادت نے مدرا راکشس نامی ڈرامہ لکھا. اس ڈرامے میں اس نے یہ کہانی بیان کی کہ چندرگپت موریہ نے کس طرح دھنانند کا خاتمہ کر کے اپنا آزاد اقتدار قائم کیا. اس کہانی میں آچاریہ چانکیہ یا کوٹلیہ کے کردار کو خاص اہمیت دی گئی ہے. سیلیوکس نکیٹر کا سفیر میگستھنیز چندرگپت موریہ کے دربار میں تھا. اس کی کتاب انڈیکا کے مذکورات موریہ عہد کے بھارت کے مطالعے کا اہم ذریعہ ہیں. انڈر لائن کیجیے آپ یہاں پر. میگستھنیز کی کتاب کا نام ہے انڈیکا. سمراٹ چندرگپت موریہ نے ریاست گجرات میں جوناگڑھ کے قریب سدرشن نامی بند تعمیر کیا تھا جس کے بارے میں ایک کتبے پر عبارت کندہ ہے. کیا آپ جانتے ہیں جین روایت کے مطابق یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ چندرگپت موریہ نے جین مذہب قبول کیا تھا. عمر کے آخری دنوں میں اس نے تخت و تاج کو ترک کر دیا. اس نے باقی زندگی کرناٹک کے شرون بیل گول کے مقام پر بسر کی. وہیں اس کا انتقال ہوا. یہ بات بھی بہت اہم ہے. چندرگپت موریہ کے بارے میں جب کبھی آپ کو کچھ بات بتانی پڑے گی تو آپ اس میں اس بات کا ذکر کر سکتے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں سمراٹ اشوک. چندرگپت کے تخت و تاج چھوڑنے کے بعد اس کا بیٹا بندوسار مگدھ کا راجا بنا. بندوسار کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اشوک نے 273 قبل مسیح میں اقتدار سنبھالا. تخت نشین ہونے سے پہلے اسے تکشیلا اور اجین کا گورنر بنایا گیا تھا. گورنر کے عہدے پر رہتے ہوئے اس نے تکشیلا میں اٹھنے والی بغاوت کو بڑی کامیابی کے ساتھ کچل دیا. مگدھ کا سمراٹ بننے کے بعد اس نے کلنگ پر چڑھائی کی. کلنگ حکومت کا علاقہ آج کی ریاست اڑیسہ میں واقع تھا. سمراٹ اشوک نے کلنگ پر فتح حاصل کی. شمال مغرب میں افغانستان اور شمال میں نیپال، جنوب میں کرناٹک اور آندھرا پردیش تک، اس طرح مشرق میں بنگال سے مغرب میں سوراشٹر تک سمراٹ اشوک کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. اب ہم دیکھیں گے کلنگ کی لڑائی. کلنگ کی لڑائی میں ہونے والے خون خرابے کو دیکھ کر اشوک نے دوبارہ کبھی نہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. تاریخ میں کلنگ کی لڑائی ایک بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس واقعے کے بعد اشوک کی زندگی پوری طرح سے بدل چکی تھی. سچائی، عدم تشدد، اہنسا، رحم دلی، وہ ہمدردی اور معافی کا رجحان جیسی خوبیاں اس کی نظر میں اہم تھی. اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس نے جگہ جگہ کتبے اور ستون کندہ کروائے. اس نقشے میں ہم دیکھ سکتے ہیں موریہ عہد کا بھارت. یہاں پر آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اشوک کے کتبے کتنی جگہ پر موجود ہیں اور اس کی مملکت کہاں سے کہاں پھیلی ہوئی تھی جسے یہ اس گلابی نشان کے ذریعے بتایا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ کتنی بڑی ریاست اور کتنی بڑی مملکت کا وہ راجا تھا. اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں. سمراٹ اشوک کا پیغام. آپ اسے بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں یا سٹار بنا کر رکھیے. والدین کی خدمت کرنا بہتر عمل ہے. جو فتح و محبت کا جذبہ پروان چڑھائے وہی اصل فتح ہے. یہ جو دو پیغام ہیں یہ سمراٹ اشوک کے ہیں. یہ تحریریں براہمی رسم الخط میں ہیں. ان تحریروں میں اس نے خود کا ذکر دیوانم، پیو،
पियदसी यानी खुदा का चहीता प्रियदर्शनी के तौर पर किया है। रस्म ताजपोशी होने के 8 वर्षों बाद उसने कलिंग पर फतेह हासिल की थी और वहाँ की तबाही व बर्बादी देखकर उसके दिल की कैफियत बदल गई। इस बात का जिक्र उसकी तहरीर में है। दिल्ली टोपड़ा के मुकाम पर सम्राट अशोक के एक कतबे में चमगादड़ों, बंदरों, गेंडों वगैरह का शिकार करने और जंगल में आग लगाने की सख्त ममानियत की गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं सम्राट अशोक की तस्वीर दिखाई गई है यहाँ पर। अब हम देखेंगे मजहब की इशाअत के लिए अशोक के इक़दामात। अशोक ने बजाते खुद बुद्ध मजहब कबूल किया था। उसने पाटलिपुत्र में बुद्ध मजहब की तीसरी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाई थी। बुद्ध मजहब की तबलीग व इशाअत के लिए उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। जुनूब मशरिक़ी एशिया और वस्ती एशिया के ममालिक में भी उसने मजहब की तबलीग के लिए बुद्ध भिक्खु रवाना किए थे। उसने कई स्तूप और खानखाहें तामीर करवाईं। अशोक के अवामी फलाह व बहबूद के काम। अशोक ने रियाया की भलाई और खुशहाली के कामों पर बड़ी तवज्जो दी। मसलन इंसानों और जानवरों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करने की सहूलतें मुहैया की, कई सड़कें बनवाई, साया के लिए रास्ते के दोनों जानिब दरख्त लगवाए, सराय बनवाई, कुएं खुदवाए। मौर्य अहद का इंतजाम हुकूमत। अब हम देखेंगे कि मौर्य अहद में किस तरह से हुकूमत अपना कामकाज अंजाम देती थी। मौर्य ममलिकत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसे आप अंडरलाइन करिए। खाली जगह में अक्सर ये सवाल आता है। उमूर हुकूमत की सहूलत के लिए ममलिकत को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। हर हिस्से की अलग राजधानी थी। ये 4 हिस्से कौन से हैं देखते हैं। पहला है मशरक़ी हिस्सा तोशाली उड़ीसा, मगरबी हिस्सा उज्जैनी मध्य प्रदेश, जुनूबी हिस्सा स्वर्णगिरी कर्नाटक में कनकगिरी, चौथा हिस्सा है शुमाली हिस्सा तक्षशिला पाकिस्तान। उमूर हुकूमत में राजा को मशवरे देने के लिए मजलिस उज़रा हुआ करती थी। मुख्तलिफ सतहों पर काम करने वाले कई अफसरान थे। उन सब की निगरानी करने के लिए और दुश्मन की हरकत व सकनात पर नज़र रखने के लिए फाल जासूसी का महकमा था। अब हम देखेंगे मौर्य अहद की अवामी ज़िंदगी। मौर्य अहद में ज़राई पैदावार को बड़ी अहमियत हासिल थी। ज़राअत के साथ साथ तिजारत और दीगर सनतों ने भी खूब तरक्की की थी। हाथी दांत पर नक्काशी का काम, पारचा बाफी, रंगरेजी, धातों के काम जैसे कई पेशे थे। सियाह रंग की चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जहाज साजी भी बड़े पैमाने पर की जाती थी। धातों के काम में दूसरी धातों के साथ साथ लोहे की चीज़ें बनाने की तकनीक ने भी काफ़ी तरक्की कर ली थी। शहरों और देहातों में जश्न और तकरीबात मुनक़िद की जाती थी। लोगों की तफरीह के लिए रक़्स और नग़मा सराई के प्रोग्राम होते। कुश्ती के खेल और रथ की दौड़ खूब मकबूल आम थी। चौसर यानी 500 का खेल और शतरंज लोग बड़े शौक से खेलते थे। शतरंज को अष्टपद कहा जाता था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सम्राट अशोक की ये सुतून की तस्वीर है, जिसमें सुतून का ऊपरी सिरा दिखाया हुआ है। अब हम देखेंगे मौर्य अहद का फ़न और अदब। सम्राट अशोक के अहद में संग तराशी के फ़न को उरूज हासिल हुआ। अशोक के बनवाए हुए सुतून भारतीय संग तराशी के आला नमूने हैं। उसने जो सुतून बनवाए उन पर शेर, हाथी और बैल जैसे जानवरों के बहुत ही उम्दा मुजस्समे हैं। सारनाथ के सुतून पर जो चक्र है वो भारत के परचम पर नजर आता है। इस सुतून पर चारों तरफ शेर हैं। सामने देखने पर इनमें सिर्फ 3 ही नजर आते हैं। ये भारत का कौमी निशान शाही मोहर, जिसे राज मुद्रा कहा जाता है। उसके ज़माने में खोदी गई बराबार टेकड़ियों पर जो गुफाएं हैं वो बेहद मशहूर हैं। यहाँ पर देखिए बराबार की गुफाएं बताई गई है। ये गुफाएं बिहार में हैं। भारत में जो गुफाएं हैं इनमें ये गुफाएं कदीम तरीन हैं। क्या आप जानते हैं सारनाथ में वाक़े अशोक के सुतून यानी लाट को सामने रखकर भारत की शाही मोहर बनाई गई है। सारनाथ के बुनियादी सुतून पर 4 शेर हैं।
हर शेर की मूर्ति के नीचे आड़ी पट्टी पर चक्र है। इनमें से हमें एक ही चक्र मुकम्मल तौर पर दिखाई देता है। चक्र के एक जानिब घोड़ा, दूसरी जानिब बैल यानी सांड है। शाही मोहर का जो पहलू नजर नहीं आता उस पहलू पर इसी तरह हाथी और शेर बने हुए हैं। सम्राट अशोक के इंतकाल के बाद मौर्य ममलिकत का जवाल शुरू हो गया। मौर्य अहद के बाद भारत में कई हुकूमतें वजूद में आई, कुछ ममलिकतें भी उभरी। मौर्य ममलिकत कदीम भारत की सबसे बड़ी ममलिकत थी। मौर्य अहद के बाद रोनुमा होने वाले सियासी और तहजीबी इनकलाबात के बारे में हम अगले सबक में पढ़ेंगे। यहाँ पर यह सबक मुकम्मल हुआ। अगले सबक की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। आपको इस सबक के सवाल जवाब की वीडियो भी बहुत जल्द मिल जाएगी। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको इस सबक के सवाल जवाब की वीडियो बआसानी दस्तयाब होगी।